चलिए, क्या देख रहे थे जी हम लोग? क्षेत्राधिकार ना, दिखा दिए थे, हो गया था। अच्छा ठीक, हो गया, रेडी है। ठीक है, पानी रख दीजिए यहाँ पे एक बोतल। चलिए, तो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायिक क्षेत्राधिकार, जुडिक्शंस इनके देख रहे थे हम लोग कि भाई इनका जुडिक्शंस क्या है और किस तरह से ये अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है वो कार्य करता है। ठीक है, चलिए। जैसे पहला क्षेत्राधिकार आपने क्या लिखा था? मूल क्षेत्राधिकार, है ना, ओरिजिनल जुडिक्शन। ठीक है, तो मूल क्षेत्राधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार क्या है? तो मूल क्षेत्राधिकार आप देखेंगे कि मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जैसे आपका मूल अधिकार है, तो जिस प्रकार से आपका मूल अधिकार कोई आपसे छीन नहीं सकता है, ठीक उसी प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय का भी कुछ मूल क्षेत्राधिकार है। और जो इसका मूल क्षेत्राधिकार है वो इससे कोई छीन नहीं सकता है ना। मतलब ये सिर्फ यही देखेगा, दूसरा कोई जो है सो इसको नहीं देखेगा। ठीक है, तो मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो भी अधिकार आएंगे वो सिर्फ यही देखेगा, दूसरा कोई उसको नहीं देखेगा, दूसरे किसी के पास उसको देखने का अधिकार नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखेंगे मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। जी बिल्कुल, जो मूल होता है वही प्राथमिक होता है। ठीक है, क्या जी, कितना कहाँ गए आप कितना दिन से? हैं? क्या जी? धूप बहुत है? तो धूप का तो काम है, धूप रहना है। तबीयत खराब हो गया था? बीच में तो मौसम ठंडा हुआ था जी। आज से मौसम खराब भइल है। कल परसों खराब था? परसों कल या परसों 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 तो बड़ा अच्छा दिन हुआ था। हम तो सब दूसरा जगह क्लास ले तो वहाँ सब मैनेजमेंट को कहे कि भाई सब एसी उसी बंद कर दो और सारा खिड़की तिड़की खोल दो। हालांकि सुबह के टाइम था, पूरा अंधेरा किए हुए था परसों सुबह में, आई थिंक, है ना। शाम होते होते गर्मी हो गया होगा कहीं, लेकिन प्रयास करना है कि गायब हो गए लो सुप्रीम कोर्ट इतना दिन में। ऑनलाइन थी, कर रही थी ऑनलाइन? है, किए नहीं, कर लेंगे। नहीं दिए? अच्छा ठीक है, तो ले लीजिएगा, लेकिन प्रयास करना है कि क्लास नहीं छूटे। चलिए, तो मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुरिडिक्शंस में क्या क्या चीजें आती हैं लिखेंगे। लिखेंगे कि एक संघीय न्यायालय के रूप में, एक संघीय न्यायालय के रूप में, एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय एक संघीय न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघ के विभिन्न इकाइयों के बीच, भारतीय संघ के विभिन्न इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। इकाइयों के बीच विवादों का फैसला करता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज अ फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एज अ फेडरल कोर्ट, its responsibility to its responsibility to solve the confliction
solve the confliction between center and states units, between center and states units। ठीक है, तो एक संघीय न्यायालय के रूप में इसका कर्तव्य है, इसका उत्तरदायित्व है कि यह क्या करे, तो यह विवादों को का निपटारा करे, है ना, विवादों का निपटारा करे। ठीक है, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करे, ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कि डिस्प्यूट्स को ये सॉल्व करने का काम करे। तो इसके तहत ये कौन कौन से डिस्प्यूट सॉल्व करता है, ये पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, तो लिखेंगे केंद्र एवं, इसमें पॉइंट लिखना भाई, पॉइंट। ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के बीच का विवाद, ठीक है, केंद्र एवं राज्यों के बीच का विवाद, डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, केंद्र और राज्य के विवाद के बीच, है ना, सेंटर और स्टेट के बीच कोई विवाद हुआ तो वो क्या है, मूल क्षेत्राधिकार है। केंद्र और राज्य के बीच कोई डिस्प्यूट होता है तो सर्वोच्च न्यायालय का ओरिजिनल जुडिक्शन है, ये सर्वोच्च न्यायालय में ही सुना जाएगा, दूसरा कहीं ये सुना नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास सुना जाएगा सेंटर और स्टेट का विवाद। ठीक है, दूसरा लिखेंगे केंद्र और राज्यों के समूह के बीच विवाद, केंद्र और राज्यों के समूह के बीच विवाद, सेंटर वर्सेस ग्रुप ऑफ स्टेट्स डिस्प्यूट। है नदी बल विवाद नहीं, इसमें नहीं होगा, उसके लिए हाई कोर्ट भी उसका हियरिंग करता है। ये जो विवाद है, जो पॉलिटिकली कोई डिस्प्यूट्स होगा तो वो सीधे तौर पे जो है सो सेंटर इसको सॉल्व करेगा। तो सेंटर वर्सेस स्टेट, सेंटर वर्सेस ग्रुप ऑफ स्टेट्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड स्टेट वर्सेस स्टेट्स, स्टेट वर्सेस स्टेट्स, स्टेट वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट्स। ठीक है, राज्य का राज्य के विरुद्ध या दो राज्यों के आपस में कोई मतभेद चल रहे हैं, दिक्कत चल रहा है तो ये। ठीक है, तो सेंटर वर्सेस स्टेट, है ना, उसके बाद ग्रुप ऑफ स्टेट्स वर्सेस सेंटर एंड स्टेट वर्सेस स्टेट। तो यह तीन जो है सीधे आपको ध्यान रखना है कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद, राज्यों का समूह और केंद्र के बीच विवाद, और राज्यों का आपस का विवाद। ठीक है, स्टेट बिटवीन स्टेट्स का ये कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो ये कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। तो ये इनका मूल क्षेत्राधिकार है। इसके अलावे मूल क्षेत्राधिकार में और क्या आएगा, बिल्कुल गुड, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद, इट्स ऑल्सो बेसिक ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, है ना। लिख लेंगे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिलेटेड, इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट। ठीक है, ओके, चलिए, तो इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्टेट्स, सेंटर वर्सेस स्टेट्स, और इसके साथ जो है मोर एंड मोर स्टेट्स। ठीक है, इनके बीच अगर कोई डिस्प्यूट है तो ये, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद, ये चार को आपको ध्यान रखना है।
ये चार ही मूल क्षेत्राधिकार है। मतलब ये यही जो है, इस पर अगर कोई भी कहीं कोई झगड़ा होता है तो इट्स ओनली हियरिंग इन सुप्रीम कोर्ट। ये केवल इस मुद्दे पर चर्चा कहां होगी? सर्वोच्च न्यायालय में होगी और कहीं नहीं होगी। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलिए, अब नोट करके लिख लीजिए, क्योंकि कंफ्यूजन होता है कि जब चुनने के लिए देता है ना कि कौन सा मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डायनेमिज्म है यहां पर, क्योंकि बहुत सारा चीज देखने में आपको लगेगा, जैसे अंतर्राज्यीय जल विवाद, ये देखने में लगेगा कि ओरिजिनल जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन नहीं, हाई कोर्ट में भी हियरिंग होता है। तो एक शॉर्ट हेडिंग बनाएंगे कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। सम इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट नॉट मेंशन इन बेसिक जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ जाएगा? तो पहला, संधि समझौता, संधि समझौता संबंधित विवाद है ना, ट्रीटी एग्रीमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट। अगर कोई पूर्व संधि समझौता से संबंधित कोई विवाद है तो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं सुनेगा, लेकिन ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं सुनेगा। तो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में ही सुनेगा का मतलब यह हुआ कि इस मुद्दे को हाई कोर्ट भी सुन सकता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी सुन सकता है। ओरिजिनल का मतलब यह हुआ, जो ऊपर वाला जो आप लिखे हैं उसका मतलब यह था कि दूसरा कोई सुन ही नहीं सकता है, दूसरा हाई कोर्ट में उसकी हियरिंग ही नहीं होगी। इसकी है कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा, सुनेगा, लेकिन इसको ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं सुनेगा। हाँ, अपीलिये में सुनेगा, इसको अपीलिएट कर देंगे तो सुन लेगा। नेक्स्ट, दूसरा लिखेंगे, अंतरराज्यीय जल विवाद, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, अंतरराज्यीय जल विवाद। अंतरराज्यीय जल विवाद, देखते हैं दो राज्यों के मध्य, जैसे कर्नाटक तमिलनाडु के बीच जल विवाद हो जाता है, कावेरी जल विवाद चल पड़ता है ना। तो बहुत बार जल विवाद जो है, वाटर डिस्प्यूट जो होता है, तो वो हाई कोर्ट में भी हियरिंग होती है, सुप्रीम कोर्ट में भी हियरिंग होती है, क्योंकि ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं है। नेक्स्ट, वित्त आयोग के रिपोर्ट संबंधित विवाद, वित्त आयोग के रिपोर्ट संबंधित विवाद, डिस्प्यूट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल कमीशन रिपोर्ट, डिस्प्यूट रिलेटेड टू द फाइनेंशियल कमीशन रिपोर्ट, है ना। वित्त आयोग के रिपोर्ट के संबंध में कोई ऐसा विवाद होगा, कोई ऐसा डिस्प्यूट होगा, तो इसमें शामिल होगा। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के मध्य केंद्र और राज्यों के मध्य पेंशन संबंधित विवाद, केंद्र और राज्यों के मध्य पेंशन संबंधित विवाद। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्र और राज्य के बीच वाणिज्यिक संबंधित विवाद, कमर्शलाइज्ड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, कमर्शलाइज्ड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट।
केंद्र और राज्य के बीच वाणिज्यिक विवाद। ठीक है, तो यह सब कुछ प्रमुख विवाद हैं जो नेचर में से देखने तो लगते हैं कि ओरिजिनल जुडिक्शन में आने चाहिए, लेकिन ये ओरिजिनल जुडिक्शन का पार्ट नहीं है, ये मूल क्षेत्राधिकार का हिस्सा नहीं है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, कि मूल क्षेत्राधिकार का हिस्सा ये नहीं है। प्रोसीड, आगे आइए। न्यायादेश क्षेत्राधिकार, दूसरा ही था ना, रिट जुरिडिक्शन। न्यायादेश क्षेत्राधिकार, रिट जुरिडिक्शन। तो न्यायादेश क्षेत्राधिकार जो है, इसके तहत कोर्ट जो है वो क्या करता है, रिट जारी करता है ना। इसके तहत कोर्ट जो है सो रिट जारी करता है, जो फंडामेंटल राइट में आपने पढ़ा था आर्टिकल 32 में, है ना, कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो रिट जारी करना यानी कि न्यायादेश, न्यायपालिका के द्वारा दिया गया आदेश ही रिट कहलाता है। ठीक है, तो रिट जुरिडिक्शन के तहत ये कार्यपालिका को या किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों के रक्षार्थ रिट जारी करने का काम ये करता है। लिखेंगे थोड़ा सा इसमें कि सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि सुप्रीम कोर्ट हैव राइट टू रिलीज रिट्स। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि न्यायादेश जारी करे। इसके अंतर्गत इसे पांच प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैव राइट टू रिलीज रिट्स, 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, है ना। तो जो कि मूल अधिकार में आपने पढ़ा है, 5 रिट तो याद ही होंगे आप लोगों को। बताइए। क्या? हाँ 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 हाँ, ठीक। इसको क्रोनोलॉजी में बोलिए, थोड़ा क्रोनोलॉजी में कौन बोलेगा? क्रम में। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार अपेक्षा, ये इसका क्रोनोलॉजी है। ठीक है, क्रम है। तो ये 5 रिट्स जो है वो रिलीज करता है सुप्रीम कोर्ट अपने इसी न्यायादेश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ठीक है, तो 5 रिट्स लिख लेंगे सब लोग। ये 5 रिट्स जो है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार अपेक्षा। हैबियस कर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी, क्यो वारंटो। ओके, तो यहां पे इसको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आइए कि अब ये न्यायाधीश क्षेत्राधिकार का क्या मतलब है, कि यह अधिकार जो सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो इस अधिकार के तहत उसके पास एक राइट है कि देश की जो जनता है
उसको सामान्य तौर पे तो क्रोनोलॉजी मेंटेन करना पड़ता है, पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट जाइए, फिर हाई कोर्ट जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए। लेकिन इसके तहत लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके रक्षा के लिए प्रयास कर सकता है। इसलिए यह अधिकार अपने आप में यूनिक है और यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट का यूनिक है, क्योंकि यह सीधे एक आम नागरिक को अधिकार देता है कि आप इसके तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बाकी कोई मैटर नहीं है जिसके तहत कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पाए। तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार आपको नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए। अपीलीय क्षेत्राधिकार, एपिलिएट जुरिडिक्शन। ठीक है, लिखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है और यह निचली अदालतों के खिलाफ अपील को सुनता है। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स एपिलिएट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स एपिलिएट कोर्ट and it's here the verdict of subordinate courts on subordinate courts। तो इसका सबऑर्डिनेट तो हाई कोर्ट भी हो जाएगा और सबऑर्डिनेट कोर्ट भी हो जाएगा, यानी कि उच्च न्यायालय भी अधीनस्थ न्यायालय भी, तो इनके फैसलों के खिलाफ वो सुनवाई करता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक अधिकार है कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के खिलाफ अपील को सुन सकता है। तो इसके सबऑर्डिनेट्स यानी कि अधीनस्थ कौन है, तो राज्यों का उच्च न्यायालय भी है और उच्च न्यायालयों के अंतर्गत जो आपके जिला न्यायालय हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो भी इसमें है। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो इसमें पहला संवैधानिक मामलों में अपील, ये 4 तरीके देखेंगे, लिख लेंगे इसमें कि अपील को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अपील को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। एपिलिएट जुरिडिक्शन क्लासिफाइड इन 4th क्लास। 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, मतलब कि 4 मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। कौन कौन से 4 मामले होंगे? दीवानी और देखिए, पहला संवैधानिक मामलों में अपील। संवैधानिक मामलों में अपील, ठीक है। दूसरा, एपिलिएट इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, संविधान पर कोई क्वेश्चन होगा तो अपील किया जा सकेगा। दूसरा, दीवानी मामलों में अपील। दीवानी मामलों में अपील, अपील इन सिविल मैटर्स, ठीक है। आपराधिक मामलों में अपील, अपील इन क्रिमिनल मैटर्स।
आपराधिक मामलों में अपील। और नेक्स्ट, विशेष अनुमति द्वारा अपील। ठीक है, स्पेशल परमिशन है ना, विथ स्पेशल परमिशन अपील। ठीक है, तो ये 4 मामलों में सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है। ठीक है, संवैधानिक मामलों में जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आ गया, संविधान के उल्लंघन से संबंधित कोई बात चल रही है, कोई मैटर चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है तो होगा। दीवानी मामला में होगा, सिविल मैटर में, क्रिमिनल मैटर में, मतलब ये दो तो एकदम है ही कि भाई इसमें तो होगा ही होगा। अब विशेष अनुमति द्वारा अपील है ना, तो विशेष अनुमति यानी कि एक्स्ट्रा जो ऑर्डर लेकर के या प्री परमिशन लेकर के जो अपील किया जाता है, मैंने कोर्ट से पहले ही पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि भाई इस तरह का मैटर है, सीरियस मैटर है, तो कोर्ट को इसे हियरिंग करना चाहिए। तो कोर्ट अगर उसको अपने परमिशन दे देता है तो फिर उसमें सुनवाई जो है सो की जाएगी। तो इस प्रकार से इन 4 मामलों में न्यायालय जो है वो सुनवाई करता है। क्लियर है? चलिए, तो ये अपीलिएट जुरिडिक्शन के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट आइए, सलाहकारी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। सलाहकारी क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिडिक्शन। ठीक है, तो लिखेंगे कि अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा न्यायपालिका से सलाह मांगा जाता है। अंडर आर्टिकल 143, judiciary have right to advise द प्रेसिडेंट। ओके, तो 143 के तहत यह अधिकार है कि आप राष्ट्रपति को सलाह दें, अगर राष्ट्रपति मांगेगा तब, ऐसे नहीं है ना, मांगेगा तब। ठीक है, मांगेगा तब देना है। तो सुप्रीम कोर्ट भी अपना इंतजार करता है, मांगने पे ही देता है, ऐसे सलाह देने की कोशिश नहीं करता है। फूफा जी लोग वाला काम सुप्रीम कोर्ट नहीं करता है ना। घरों में देखते फूफा जी लोग तो ऐसे बिन मांगे सलाह देते हैं, है ना, ये कर लो, वो कर लो। अरे उसको करना होगा, करेगा अपना, है कि नहीं? तो क्या आ रहे हैं उस पे कि कहां बाध्यकारी और कहां बाध्यकारी नहीं है। तो 143 के तहत सलाह मांग सकता है राष्ट्रपति, है ना। लेकिन सलाह जब मांगेगा तो सलाह 2 मुद्दों पे मांग सकता है। एक तो इंटरनल मुद्दे पे मांग सकता है और एक एक्सटर्नल मुद्दे पे मांग सकता है। आंतरिक पर मांगेगा मतलब, कि कोई कानून पर विवाद हो गया, तब पार्लियामेंट में कोई कानून लाया गया है, कोई कानून चर्चा में चल रहा है, तो वैसे किसी कानून पर यदि कोई विवाद हो गया तो ऐसी स्थिति में जो है आंतरिक मुद्दा पर मांगा जाएगा, है ना। इंटरनल मुद्दे पर मांगा जाएगा, तो इंटरनल मुद्दे पर मांगा जाएगा जब, तो इंटरनल मुद्दे पर कोई आपको कानून या कोई इंटरनल डिस्प्यूट, कोई आंतरिक विवाद
ठीक है, कानून को लेकर के कोई आंतरिक विवाद चल रहा है, तो इस मुद्दे पे राष्ट्रपति मांग सकते हैं सलाह। लेकिन इस इंटरनल मुद्दे पे सलाह देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है ना। ध्यान रखेंगे, लिख लेंगे इसको कि आंतरिक मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय सलाह दे भी सकता है, सलाह नहीं भी दे सकता है। सलाह दे भी सकता है, सलाह नहीं भी दे सकता है। ओके। और दूसरा है एक्सटर्नल टॉपिक। तो एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा, कोई संधि, समझौता, है ना, ट्रीटी, एग्रीमेंट। संधि, समझौता, अंतरराष्ट्रीय विवाद, तो ऐसा भी विवाद पर मांग सकता है। ऐसे विवाद पर मांगेगा तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। यदि एक्सटर्नल पॉइंट पर, यदि एक्सटर्नल मुद्दे पर सलाह मांगा गया तो मानने के लिए बाध्य है ना। एक्सटर्नल मुद्दे पर सलाह मानने के लिए बाध्य है। इंटरनल मुद्दा पर सलाह देने के लिए वो बाध्य नहीं है, लेकिन यहां पर देने के लिए बाध्य है। ठीक है, तो एक्सटर्नल मुद्दा पर सलाह मांगेगा तो देगा, यहां पर देने के लिए बाध्य है। लेकिन राष्ट्रपति जो है वो मानने के लिए बाध्य किसी भी मुद्दा पर नहीं है। राष्ट्रपति के अब स्वविवेक पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति को जो सलाह आया है वो मानेगा कि नहीं मानेगा, है ना। इंटरनल मुद्दा पर सुप्रीम कोर्ट सलाह दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। एक्सटर्नल मुद्दा पर सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, सलाह देगा जरूर। लेकिन एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, राष्ट्रपति किसी भी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है ना। यह ध्यान रखेंगे। ठीक है, सलाह ले लेगा, सुन लेगा, उसका चॉइस होगा तो मानेगा, चॉइस नहीं होगा तो नहीं मानेगा। कोई दिक्कत, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अभिलेख का न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट से मांगेगा जिसमें चीफ जस्टिस की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। वहां का गार्जियन कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उससे मांगेगा। ये लोग अपना राय करके देंगे सलाह। अब उनकी मर्जी, क्यों कैसे देंगे। लेकिन ये किसी इंडिविजुअल से नहीं मांगता है। इंडिविजुअली वो किसको कहेगा, चीफ जस्टिस को कहेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस वहां के क्या है, हेड हैं। अब ये चीफ जस्टिस के स्वविवेक पर निर्भर करता है कि वो सलाह किस प्रकार से देंगे, कितने लोगों को ग्रुप बनाएंगे और किस तरह से अपना राय मशविरा करके तब उसको उनको सलाह भेजेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद है अभिलेख का न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो अभिलेख का न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो देखिए, अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है ना। इसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब इसे अभिलेख न्यायालय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर होने वाली सभी कार्रवाई, जो भी आज तक कार्रवाई हुआ है, उस सब कार्रवाई और सारे फैसले को एक रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है, सजो करके रखा जाता है कि ऐसा ही कोई अलग दूसरा कोई मामला आया यदि कोर्ट में, तो उसको हम हियरिंग करेंगे, उसको हम सुनेंगे।
और सुनने के बाद ही उसको जो है सो अपना फैसला देंगे। ठीक है, तो ये अपना इस पे आता है अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के अंतर्गत आता है कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में जो है कोर्ट अपने सारे फैसले को सुरक्षित रखेगा, ताकि उसको स्वयं या उसके निचली अदालतों के पास वैसा ही कोई मामला सुनने को आएगा तो वो ध्यान देंगे कि ऐसे पूर्व के मामले में क्या कहा गया था, है ना, और उसी के अकॉर्डिंग फैसला सुनाने का प्रयास करेंगे। तो एक प्रकार से पूरा का पूरा डाटा जो है वो रिकॉर्ड करके इसमें रखा जाता है। अब है कि तो इसको अभिलेख का न्यायालय क्यों कहा जाता है? इसको कुछ और भी कह देते हैं, जिससे इंग्लिश में तो प्रॉपर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, जिसे समझ में आ रहा है कि भाई रिकॉर्ड है, लेकिन हिंदी में कहते हैं अभिलेख का न्यायालय। इसका क्या मतलब है? अभिलेख का न्यायालय इसलिए कहते हैं क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा अशोक का अभिलेख, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, है ना। तो अभिलेख क्यों कहते हैं? क्योंकि आज तक खत्म नहीं हुआ, आज भी है आपके पास। अशोक ने जो लिखवाया था, है ना, पत्थर पे जो खुदाई हुआ था। अशोक के अभिलेख कितने प्रकार के थे? तीन। कौन कौन? फिर तुम कांड कर रहे हो हम बबुआ लतीफ वाला, कल तुम्हारे अपना बोले थे। वो तो ओकर ना तीन हिस्सा हो गया जी, बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख, कद मध्यम शिलालेख, हो गया, बात खत्म। पगला तो शिलालेख के ना तीन गो हो गया, क्योंकि बड़का पत्थर पर लिखा हो तो बड़ा शिलालेख हो गया, छोटका पे तो लघु हो गया, अब मध्यम पर मध्यम हो गया। कौन? शिलालेख, बिल्कुल गुड। ऐसे ही गठबंधन में बताइएगा आप लोग, ठीक ना, एग्जाम में, कि दो गो हमारा पता है, एक का बगल वाला के पता है, तो वह तो याद रखना है, अचानक से तो याद रखना है ना। तीन तरह के अभिलेख हैं, है ना, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। जो पत्थरों पे लिखा गया वो शिलालेख, जो पिलर पर लिखा गया स्तंभ लेख, और जो गुफाओं में लिखा गया गुहा लेख। वो सब आज भी है, क्योंकि सब पत्थर पर लिखा गया, खुद खोद करके लिखा, मतलब खुदाई हुआ तब उस पर लिखा गया, तो आज भी अस्तित्व में है। आज भी मतलब उतना प्राचीन होने के बाद भी आज भी है, क्यों? क्योंकि सब पत्थर पर लिखा गया, तो इसलिए उसको अभिलेख कहते हैं। तो कोर्ट का सारा डाटा आज भी है, चाहे कितना पुराना आप खोजिएगा ना तो डाटा आपको मिल जाएगा सुप्रीम कोर्ट का। तो इसलिए वो क्या है? अभिलेख है, उसको संयोग करके रखा गया है ना। इसलिए आप देखेंगे कि जो पत्थर पर जो लिखा जाता है वो कभी मिटता नहीं है ना। तो कितना वो मैटर वाला आदमी सब अपना लाइन बना लेता है जी, है ना, कहता है कि रेत पे कभी नाम लिखते नहीं, क्योंकि रेत पे लिखे नाम कभी टिकते नहीं। रेत में क्या है? रेत पे आप लिखे बालू है, आपने लिख दिया, एक जोड़ का हवा आएगा मिटा के जाएगा। तो वो कहते हैं कि हम पत्थर दिल हैं, तो हम भी कहते हैं कि पत्थर पे लिखे नाम कभी मिटते नहीं, क्योंकि पत्थर तो पत्थर है, अब उस पर कोई लिखा गया तो मिटेगा। तब आज के बाद से अगर कोनो कहे कि आई एम स्टोन हार्टेड, तो बोलने वेरी गुड। अगर तुम स्टोन हार्टेड हो तो तुम्हारा पर तो फिर मोहरे है, ये तो खत्म नहीं होगा कहियो। तो बेवकूफ जो ना कहा कि हम स्टोन हार्टेड, क्योंकि अगर कोई पत्थर है तो पत्थर पे जो एक बार लिखा गया जी वो कभी खत्म नहीं होगा, अब तुम्हारे खत्म होने के बाद ही खत्म होगा। इसलिए पत्थर कहने से क्या क्या बोला जी? हाँ, लिखने देगा तो ये मैटर लिखने के बाद होता है, पहले नहीं होता है ना। क्योंकि पहले कोई स्टोन हार्ट है या साल्ट हार्ट, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है?
अब सड़क पे चलने वाला कोई आदमी, कोई कहे कि हम स्टोन हार्टेड है, कोई बात नहीं, कोई कहे हम साल्ट हार्टेड है ना, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप किसी के साथ रह गए, रहने के बाद आपकी अच्छाइयां, आपकी बुराइयां, आपकी कमियां, ये सब आदान प्रदान हो गई, और उसके बाद अब आप रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कहीं पर, और उसके बाद आदमी कह रहा है कि आई एम स्टोन हार्टेड, तब आप क्या कर सकते हैं? तब आप यही कहिए कि कोई बात नहीं, अपने निर्णय की समीक्षा कीजिए आप, क्योंकि स्टोन हार्टेड होना तो और खराब बात है। क्योंकि हाँ, तो वहां पर आप उसको ये कह सकते हैं, है ना, वो सब शब्द प्रयोग नहीं करना है ना। तो हाँ, तो वो सब जो करता है ना, जो प्रयोग करता है ना, वो होबो करता है उसने, उसने मतलब क्या, असामाजिक टाइप, है ना। क्योंकि शब्द का व्यक्ति पर प्रभाव होता है ना, इसलिए शब्द का चयन भी सटीक होना चाहिए, है ना। पहले के लोग मूर्ख थोड़े थे कि नाम अच्छा रखते थे। नाम अच्छा रखने का क्या होता है? अच्छा नाम रखने का व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। क्योंकि एक नाम, कोई भी चीज अगर आप अपने जीवन में अपने साथ लेके चल रहे हो तो उसका इंपैक्ट तो होगा। आजकल नए जमाना में अभी हम लोग क्या है, एकदम मतलब आधुनिक बनने के चक्कर में नाम सब रख देता है आधुनिक आधुनिक, है ना। अब आधुनिक नाम रख दिया कोई चोर वाला, आतंकवादी वाला, तो चोरे ना होगा जी भविष्य में, वो थोड़ा ना बढ़िया आदमी होगा, नहीं होगा बढ़िया आदमी। क्योंकि इंपैक्ट लेके चलेगा ना, इंपैक्ट लेके चलेगा, इंपैक्ट छोड़ेगा नहीं। इसलिए नाम का व्यक्ति पर प्रभाव होता है। तो नाम या कोई भी चीज जो आपके साथ जुड़ रहा है वो ठीक हो, सही हो, सटीक हो, इसका ध्यान रखना आपका नैतिक कर्तव्य बनता है। अन्यथा उसका निगेटिव इंपैक्ट आपको झेलना पड़ सकता है। तो अभिलेख न्यायालय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो रखा जाता है, कोई रिकॉर्ड इसका खत्म नहीं होता है। तो लिख लेंगे थोड़ा सा कि अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास दो शक्तियां हैं। एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट हैव टू राइट्स। अभिलेख न्यायालय के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के पास दो अधिकार हैं। एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट हैव टू राइट्स। पहला लिखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और उसके फैसले, सर्वकालिक अभिलेख, एवं साक्ष्य के रूप में, सर्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में रखे जाते हैं। ठीक है। अंडर दिस राइट्स, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, एक्टिविटी एंड वर्डिक्ट प्रोटेक्ट a long period for a evidence, ओके। तो इसके तहत जो है, इसके फैसले, इसके निर्णय, इसकी कार्यवाही, सब कुछ क्या कहता है, इसको प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है, ये पहला हुआ। दूसरा लिखेंगे कि इसके पास, यानी कि कोर्ट के पास, इसके पास
न्यायालय की अवमानना करने पर इसके पास न्यायालय की अवमानना करने पर न्यायालय की अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार है। ठीक है, न्यायालय की अवमानना करने पर दंड देने का अधिकार है। ठीक है, यह सजा 6 माह का सामान्य कारावास, 6 माह का सामान्य कारावास मतलब 6 मंथ का जेल हो सकता है, 6 महीने का सामान्य कारावास या फिर 2,000 रुपए का आर्थिक दंड, 2,000 रुपए का आर्थिक दंड दिया जाता है। if any person do court of contempt, then court have right to punish 6 months jail और 2,000 इकोनॉमिक पुनिशमेंट। ओके, सो मोटो भी कर सकता है और कंप्लेन करने पे भी कर सकता है। क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि एजीआई के साइन करने के बाद ही कार्रवाई होगा, ऐसा नहीं है। कोई दूसरा रीजन हो रहा होगा, क्योंकि अगर ये नियम रखा जाएगा तो फिर तो बहुत से लोग के लिए लाभकारी हो जाएगा, फिर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करके आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि फिर एजीआई का परमिशन लेंगे, उसके बाद वो करेंगे, है ना। सुप्रीम कोर्ट एजीआई से बहुत ऊपर है, तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एजीआई ने परमिशन दिया है नहीं दिया है। अगर कोई इस तरह का घटनाक्रम हुआ है कि आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किए हैं और इसका कंप्लेन चला गया, तो उस पर वो हियरिंग करेगा, या फिर बहुत चर्चा में हो गया आपका कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट, तो ये सुप्रीम कोर्ट के नज़र में खुद ही आ गया, तो खुद ही सो मोटो ले लिया, है ना, और खुद ही लेकर के कार्रवाई कर सकते हैं, तो वो उनके पास राइट्स। हाँ बिल्कुल बहस होगा, आप बहस करेंगे वहां पे, वो कहेंगे कि भाई तो किस आपका वकील रखना पड़ेगा आपको, आपका वकील कहेगा कि भाई आपको जैसा लग रहा वैसा नहीं था, फिर कोर्ट उसको सुनेगा, उसका निकलवाएगा, एविडेंस निकलवाएगा, देखेगा कि सही में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हुआ है नहीं हुआ है, हुआ होगा तो दंड लगेगा, नहीं हुआ होगा तो नहीं लगेगा। नेक्स्ट, तो यहां पे ये स्थिति आ गई है। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, अब देखिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना, संवैधानिक अधिकार है। संविधान ने कोर्ट को अधिकार दिया है कि आप न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं, है ना, जुडिशियल रिव्यू आप कर सकते हैं, इसका आपको अधिकार है। लेकिन बहुत बार इससे आगे बढ़कर न्यायिक सक्रियता हो जाती है, और आजकल सक्रियता से आगे बढ़ के अतिक्रमण हो जाता है। बहुत बार मुख्य परीक्षा के अंदर में यहां से सवाल बना है कि न्यायिक समीक्षा क्या है, सक्रियता क्या है, सही है सक्रियता या गलत है सक्रियता।
पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल पर लिखें न्यायिक समीक्षा की क्या है, कैसे है। लिखेंगे कि न्यायिक समीक्षा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों, दोनों सरकारों के विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों, विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति, संवैधानिकता की जांच करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है। विधायी और कार्यकारी आदेशों, विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों के संवैधानिकता के जांच करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को है। अंडर द जुडिशियल रिव्यू पावर, अंडर द जुडिशियल रिव्यू पावर, सुप्रीम कोर्ट हैव राइट, सुप्रीम कोर्ट हैव राइट to review the Central and State Legislature Act, to Central or State Legislature Act and Central or State एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स। ठीक है, बोले 137 के बाद तो अभी नहीं ना, कैसे हो जाएगा 137? 137 में सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय की समीक्षा करता है, 13 हो जाएगा फंडामेंटल राइट में जो बताए थे। ठीक है, तो यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये जो है इसके तहत 13 के तहत ये अधिकार है, जो आपको फंडामेंटल राइट जब पढ़ा तो वहां पे आपको मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो नागरिक अधिकार का उल्लंघन करता हो। क्या क्या 32 होगा? क्यों का 32? 32 क्यों होगा? 32 क्या है? क्या है उसी में? हाँ, तो 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसमें क्या है? वो रिव्यू का अधिकार है। हाँ, बोलिए, पढ़े हैं कहीं? बोलिए, पढ़े हैं तो बोलिए कि क्या है। यह दिन दिक्कत है, तो माइंड में आ गया तो माइंड को कंट्रोल रखना है। इन्ने कोने नहीं तार जोड़ना है, इन्ने कोने तार जोड़ता तो क्या होता है? ब्लास्ट कर जाता है ना। वैसे आप इन्ने कोने आप कहें कि नहीं 32 है 13 नहीं है, why you are condemned so strongly? Huh? If your brain is not out of control. 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 32 का इससे कोई लेना देना नहीं है, कभी जीवन में नहीं। 13 जो है ये बार बार जब फंडामेंटल राइट पढ़ाए थे तब भी बताए थे कि न्यायिक समीक्षा का ऐसा हूं, हम कितना बार एग्जाम्पल देते हैं तब बोलते हैं, अब दिमागवा में भूसा भरल तो क्या कहेंगे हम। ऐसे एग्जाम्पल देते कहते हैं ना कि 13 के तहत कोर्ट सरकार के द्वारा बनाए गए कानून की समीक्षा करेगा, 137 के तहत कोर्ट अपने दिए गए फैसले की समीक्षा करेगा। कि कितना बार बोलेंगे, अभी एग्जाम्पलों में ऐसे ही मजाक मजाक में बोल देते हैं। कल ही परसों बोले थे कि किसी को आपने कहा कि आप बहुत अच्छे बहुत खराब लगते हैं, 20 दिन बाद आप समीक्षा कर दिए,
तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 137 कि अपने निर्णय का स्वयं समीक्षा। सरकार अगर कोई कानून बनाई है और वो कानून गड़बड़ है, उस कानून की समीक्षा कोर्ट को करना होगा। तो 13, इस पे कितना लंबा कहानी समझाए थे, इंदिरा गांधी का कहानी बताया था, गूंगी गुड़िया। इंदिरा गांधी का कैसे वो कानून बना रही थी, उसको रिव्यू करके कोर्ट ने कह दिया कि इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। गोलकनाथ केस बताए थे कि गोलकनाथ केस में क्या कहा गया था, शंकरी प्रसाद केस में क्या कहा गया था, केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया था। ये सब 13 के तहत हुआ था, 32 का कहीं कोई संदर्भ नहीं है। समझ में आ रहा ना, इसलिए ये नहीं करना है। 32 में केवल रिट जारी करने का बात है कि यदि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो वो रिट जारी कर सकता है। पढ़ लेने के बाद भी यदि कंफ्यूजन है तब फिर क्या शो करता है कि या तो आप बात को समझे नहीं है या फिर आपने नोट्स को उल्टा नहीं है। दो में से कोई एक बात हो सकता है ना। तो इसलिए थोड़ा नोट्स को उलटना है और देखना है और लॉजिकल बनने का कोशिश करना है ना। तो 13 के तहत जो है वो समीक्षा करने का अधिकार है, ये ध्यान रखेंगे। 13 के तहत सरकार के द्वारा बनाए गए कानून या सरकार के द्वारा दिए गए आदेश की समीक्षा होगी, और 137 के तहत कोर्ट अपने द्वारा दिए गए फैसले की समीक्षा करेगा। ठीक है, तो यहां 13 के तहत कोर्ट करता है बेसिकली ये समीक्षा। ठीक है, अब है कि इसमें जब यह समीक्षा कर लेगा और ऐसा पाएगा कि कोई एक्ट या कोई ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के एगेंस्ट में है, तो वो उसको क्या कर देगा, खारिज कर देगा, अवैध घोषित कर देगा, शून्य घोषित कर देगा कि इसके अलग से आप जो है सो ऐसा कुछ भी कानून या ये नहीं पारित कर सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। क्लियर है, तो इसको ध्यान रखना है। लिखेंगे थोड़ा सा कि यदि जांच में इसे संविधान का उल्लंघन पाया जाता है, यदि जांच में इसे संविधान का उल्लंघन पाया जाता है तो उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध अथवा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैध अथवा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इफ सुप्रीम कोर्ट understand to review process if any act or order violate to the constitution, if any act or order violate to the constitution, then this act and order declared unconstitutional by the Supreme Court। ठीक है, अब देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट का अपना अधिकार है, शक्ति है, जो संविधान निर्माताओं ने सुप्रीम कोर्ट को दिया कि साहब आपको हम अधिकार देते हैं कि आप गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एक्ट निकाला जाता है, बनाया जाता है, या फिर गवर्नमेंट कोई भी ऑर्डर पास करती है और ये एक्ट या ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ठीक नहीं है, तो आप इसको जो है सो इनवैलिड डिक्लेयर कर दीजिए, ताकि देश की जो जनता है उसके अधिकारों की रक्षा हो सके, उसके अधिकारों पे कोई दिक्कत या समस्या न आए। सरकार कानून के माध्यम से या किसी आदेश के माध्यम से देश के नागरिकों का अधिकार छीनने का प्रयास न करे।
इसके लिए अधिकार दिया गया। और इसको जब इस स्तर पे प्रयोग करता है कोर्ट तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन एक नया कंसेप्ट पिछले कुछ वर्षों से काफी चर्चा में रहा, वो रहा न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म। अब जुडिशियल एक्टिविज्म यहां का पार्ट तो है नहीं, ना ही वो संविधान का पार्ट है, लेकिन मैं आपको यहां पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है, मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। ये संविधान में लिखा हुआ नहीं है, ये संविधान में दिया हुआ नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स में आप देखेंगे तो ये हमेशा चर्चा में रहता है और इसी वजह से मुख्य परीक्षा में बहुत बार सवाल बना है। तो न्यायिक सक्रियता तो लगभग पुराना वर्ड हो गया, चर्चा होते 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 अब एक नया शब्द आया है, न्यायिक अतिक्रमण, जुडिशियल इनक्रोचमेंट। तो थोड़ा यह समझने का प्रयास करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस, है ना, अंतर क्या है। समीक्षा, सक्रियता, अतिक्रमण। तो समीक्षा जो है वो कोर्ट को न्यायपालिका के द्वारा प्राप्त संवैधानिक शक्ति है, जो अभी आपने पढ़ा है ना कि कोर्ट को न्यायपालिका के द्वारा मिला हुआ है, तो ये उसका क्या है, संवैधानिक शक्ति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। इसके तो इसको अधिकार है कि सरकार के द्वारा बनाया गया कोई कानून ऐसा है जो अब गलत है तो उसका वो खारिज कर दे। लेकिन यही करते करते सुप्रीम कोर्ट सक्रियता करने लग गया। सक्रियता बोले तो एक्टिविज्म। एक्टिविज्म का मतलब यह है कि अब जो काम न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है उसमें भी जा करके सरकार को आदेश देना। यह है कि सरकार ने कोई आदेश दिया है, गलत आदेश है, सरकार ने कोई कानून बनाया है और कानून गलत है तो उसको खत्म करने का है। लेकिन इससे आगे बढ़ के सरकार को कहना कि आप ये कीजिए, आप वो कीजिए, आप ऐसे कीजिए, आप वैसे कीजिए, आप ये कानून बनाइए, आप ये कानून बनाइए। जब सुप्रीम कोर्ट सरकार को गाइडलाइन करने लगे तो ऐसी स्थिति सक्रियता है। आज जब गाइडलाइन ही नहीं स्वयं काम ही करने लग जाए, सक्रियता तो गाइडलाइन देने तक है, लेकिन अतिक्रमण है कि गाइडलाइन देते देते हम खुद ही काम करने लग गए, तो इसको कहते हैं इनक्रोचमेंट। दूसरे के जमीन पर जाकर के आपने अपना घर बना दिया, उसको कहते हैं अवैध कब्जा। तो भारत के संविधान में पृथक्करण का सिद्धांत है, सेपरेशन का लॉ है ना, सेपरेशन का सिस्टम है जो कहता है कि कार्यपालिका अपना काम करे, न्यायपालिका अपना काम करे, विधायिका अपना काम करे। तो जब दोनों को अलग अलग अधिकार दिया गया है कि दोनों अलग अलग काम करें, कार्यपालिका अलग काम करे, विधायिका अलग काम करे और न्यायपालिका अलग काम करे, है ना, सबको अलग अलग काम दिया गया है। तो कार्यपालिका का काम है आदेश जारी करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, विधायिका का काम है कानून बनाना, न्यायपालिका का काम है कानून और आदेश की जांच करना, ना कि कानून और आदेश देना, ना कि कानून बनाना। तो यदि न्यायपालिका आदेश देने लग गई तो सक्रियता है, और आदेश देने के साथ साथ करने भी लग गई तो अतिक्रमण है। यह एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए और संविधान के स्थापित परंपराओं के लिए ठीक नहीं है। लेकिन यह तो एक सतही बात हुई कि हो क्या रहा है। लेकिन अगर आप यह समझने का प्रयास करें कि जुडिशरी ने सक्रियता दिखलाया कहां कहां, जुडिशरी के सक्रियता दिखलाने से बहुत सारे अच्छे काम हुए देश में, बहुत बढ़िया बढ़िया काम हुआ। तो अगर काम के दृष्टिकोण से देखे तो जुडिशियल एक्टिविज्म गलत नहीं दिखता है जी। अब मान लीजिए कि एक आदमी की ड्यूटी है यहां पर कि बाहर में अगर पानी चल रहा है तो पानी बर्बाद ना हो, वो उसको बंद कर दे, ये उसका काम है। हम लोग यहां पे हैं और वो व्यक्ति सो गया,
या आनाकानी कर रहा है, काम है काम के टाइम पर कुछ और कर रहा है, इस चक्कर में पूरा पानी बर्बाद हो रहा है। तो हमने एक ऑर्डर दे दिया कि भाई इस पानी को बंद करो, ये पानी बर्बाद हो रहा है। एक तो एक पानी बर्बाद हो रहा है, पीने के लिए देश में लोगों को पानी नहीं है तो वो बर्बाद हो, दूसरा कि इस एक्स्ट्रा वाटर यहां फैलेगा तो लोगों को असुविधा हो जाएगी। तो ये ऑर्डर आया। ऑर्डर कहां गलत है? ऑर्डर तो ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को यह लग सकता है कि सर ने हमारे कार्य में क्या कर दिया, हस्तक्षेप कर दिया, जो कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो लेकिन आप हस्तक्षेप किया तो हस्तक्षेप तो सही के लिए ना किया। तो आप देखेंगे तो एक योजना था है मिड डे मील, दोपहर का भोजन जो बच्चों को दिया जाता है स्कूलों में। तो कुछ स्कूलों में खाना नहीं बन रहा था, तो खाना नहीं बनने के कारण वहां अनाज भी बर्बाद हो रहा था। तो जब अनाज बर्बाद हो रहा था तो लोगों ने क्या किया कि आवाज उठाया इसके लिए। तो एक पीआईएल चल गया कोर्ट में कि भाई देखिए अनाज बर्बाद हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि भैया अगर आप अनाज का खाना नहीं बनवा पा रहे हैं तो आप एक काम ना करिए, अनाजवा बंटवा दीजिए बच्चा सबके बीच में, घर लेके चल जाएगा, कम से कम बर्बाद तो नहीं होगा। अब यह फैसला गलत है कि सही है? फैसला तो सही है, लेकिन सरकार को यह लगेगा कि यह तो काम हमारा है, लेकिन हमारे काम में न्यायपालिका ने हस्तक्षेप कर दिया। अब समझना यह है कि सरकार के कार्य में न्यायपालिका ने हस्तक्षेप किया क्यों? क्योंकि सरकार से देरी हुई, या सरकार ने अपना काम सही टाइम पे नहीं किया। अगर सरकार स्वयं देख लेती कि यहां पे किसी कारणवश यदि मिड डे मील का खाना नहीं बन रहा है तो हम उस अनाज को बंटवा दे बच्चों में, तो कम से कम बर्बाद ना हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की थी। इसके अलावे आईपीएल में भी एक घोटाला का चर्चा हुआ था एक टाइम पे, जब 2 साल के लिए कुछ टीमें बैन हुई थी और नई टीमें आई थी खेलने के लिए, है ना, जिसमें चेन्नई भी बैन था, है ना। तो नई टीम आई थी पूना सुपर ज्वाइंट, है ना। तो उसमें भी एमएस कैप्टन थे, 1 साल कैप्टन थे, दूसरा साल स्मिथ को बना दिया था। तो उसका मालिक पगला आदमी है ना। वह पागल खरीद लिया लखनऊ, तो लखनऊ का कप्तान है केएल राहुल, उसको पीछे पर धर के डांट दिया। वो टीम से ज्यादा अपने पर पागल हो जाता है, धर के डांट दिया। तो वह था धोनी जैसा कप्तान को रिप्लेस कर दिया, धोनी को रिप्लेस कर दिया था। वो फर्स्ट सीजन में धोनी कैप्टन रहे थे, पुणे सुपर जायंट्स 2 साल ही खेला, तो फर्स्ट साल धोनी रहे थे। धोनी ने उस समय भी फाइनल खिला दिया था। धोनी ने उस टाइम भी पुणे सुपर जायंट्स को 1 साल में ही फाइनल खिला दिया था, फिर भी वो पगला उसको हटा दिया। और उसके बाद ले आया था ही टी स्मिथ को, तो जो ऑस्ट्रेलिया वाला था। तो वो कहने का मतलब है कि ये कब हुआ था? ये आईपीएल घोटाला के टाइम पे हुआ था। तो आईपीएल घोटाले को लेकर के वहां पे क्या हुआ कि सरकार कोई कमिटी नहीं बना रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो लेते हुए आईपीएल घोटाले पर एक कमिटी बनाई थी, उसका नाम था लोढ़ा कमिटी, जस्टिस लोढ़ा। तो लोढ़ा समिति किसने बनाया? सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। बनाना किसको चाहिए था? सरकार को। ऐसे ही कभी कभी किसी किसी राज्य में जब सरकार गिरने उड़ने लगती है, विधायकों का खरीद फरोख्त होने लगता है, तो मैटर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल तक के लिए ऑर्डर निकाल देता है कि आप 48 घंटे के अंदर में बहुमत परीक्षण करा लीजिए, आप 24 घंटा के अंदर में बहुमत परीक्षण करा लीजिए, आप इतना ज्यादा टाइम मत दीजिए। जबकि यह सब काम किसका है? राज्यपाल का है। यह कार्यपालिका का काम है, न्यायपालिका का काम नहीं है। लेकिन न्यायपालिका इंटरफेरेंस कर देती है। अब न्यायपालिका इंटरफेरेंस कर देती है तो इसी स्थिति को क्या कहते हैं? सक्रियता। यही स्थिति जो है क्या है? एक्टिविज्म है ना। इसी स्थिति को कहते हैं सक्रियता।
जब आप अपना काम छोड़ करके दूसरे के काम में हस्तक्षेप कर दे, है ना। तो अब देखिए, लेकिन जो 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 काम किया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक्टिविज्म के तहत किया, और उस सारे काम में आम जनता का ही हित है कहीं ना कहीं, है ना। है हाँ, पीएल के वो 1980 के दशक में ही। तो कहने का मतलब यह है कि अब इसे बहुत अच्छा अच्छा काम हुआ है देश में सक्रियता से, तो क्या सक्रियता की आलोचना होनी चाहिए कि काम तो अच्छे हो रहे हैं। आलोचना होना चाहिए। क्यों होना चाहिए आलोचना, थोड़ा सुन लेते हैं उनका। तो गवर्नमेंट नहीं कर रही तब ना वो कर रहे हैं। तो मतलब अब क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट भी ना करे, कोर्ट भी ना करे, ईश्वर के भरोसे चले देश, ईश्वर जो करेंगे सो होगा। हम्म सजेशन ना देती है, सक्रियता में सजेशन तो देती है। काम करना तो बहुत आगे का बात है, काम करेगी तो इनक्रोच कर लेगी। हम्म एक अलग ही हाउस बना रहा है अपना। हम्म तो वही मैं पूछ रहा हूं कि सक्रियता ठीक है या बुरा है। हम्म तो क्या करना चाहिए, ठीक नहीं है तो सरकार तो ठीक से काम नहीं कर रही है ना, है। कुल मिला के क्या, कुल मिला के क्या कर सकते हैं। हम्म देखिए, समझना पड़ेगा कि स्थिति क्या है कि सरकार कहीं ना कहीं फेल्योर हो रही है अपने दायित्वों के निर्वहन में, तो कोर्ट को इंटरफेरेंस करने का मौका मिल रहा है। तो अभी तक तो केवल न्यायिक सक्रियता की बात हो रही है, लेकिन थोड़ा सोचिएगा, देखिएगा, स्टडी करिएगा, तो आने वाले कुछ समय में एक शब्द और आने लगेगा, और वो होगा कार्यपालिका की सक्रियता। ऐसा नहीं है कि सक्रियता केवल न्यायपालिका ही कर रही है, भाई अपने यहां सब आगे हैं। अब ढूंढने का जरूरत है कि कार्यपालिका की सक्रियता क्या है। एग्जीक्यूटिव एक्टिविज्म, अब इसको समझिए तो थोड़ा बैलेंस होगा मैटर। कार्यपालिका की सक्रियता क्या है, तो जैसे न्यायपालिका कार्यपालिका के क्षेत्रों में जाकर के काम कर दे रही है, वैसे कार्यपालिका भी न्यायपालिका के क्षेत्रों में जाके काम कर दे रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है एनकाउंटर। किसी को मृत्यु दंड दे देना, किसी को मार देना। तो वही तो आपको ले जाना चाह रहे ना, पहुंचिए ना, पहले कहां ले जाना चाह रहे हैं, पहुंचिए, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, कंक्लूजन पे ना पहुंचना है कि कंक्लूड कैसे करेंगे ना, दिक्कत है कंक्लूजन कहां से होगा, कंक्लूड कहां से करेंगे, तो कंक्लूड करने का क्या तरीका होगा। तो एक तरफ कार्यपालिका की भी सक्रियता है। अब कार्यपालिका की सक्रियता क्या है, तो न्यायपालिका का काम है कि वो दंड दे, वो पुनिशमेंट दे, है ना, ये न्यायपालिका का काम है। पुलिस कार्यपालिका का हिस्सा है, पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, ना कि पुनिशमेंट देना। तो पुलिस क्या कर रही है आजकल कि पुलिस अरेस्ट भी कर रही है और एनकाउंटर भी कर रही है, मार भी रही है। अलग अलग अपने कारण बता देती है, लेकिन एनकाउंटर तो हो रहा है, तो दंड तो मिल रहा है, मृत्यु दंड। तो अब आप देखिए कि
मृत्यु दंड जब एनकाउंटर पुलिस कर देती है तो न्यायपालिका ये कहती है कि भाई ये गलत है, आप ये नहीं कर सकते हैं, है ना, कहती है ना कि ये गलत है, आप ये नहीं कर सकते हैं, ये प्रोसेस ठीक नहीं है, ये कहती है पुलिस न्यायपालिका। तो न्यायपालिका क्यों कहती है? क्योंकि दंड देने का काम न्यायपालिका का है, तो न्यायपालिका का काम कार्यपालिका कर देती है। लेकिन यहां पर भी कार्यपालिका के द्वारा किए गए कार्य आम जनता को बुरा नहीं लगता है। अब अगर तेलंगाना के मैटर में पुलिस ने सीन रिक्रिएशन के नाम पर अपराधियों को लेकर के गई और उनका एनकाउंटर हो गया, तो जो जांच समिति बनी, जांच समिति का नाम कोई बता सकता है? पिछले साल ये रिपोर्ट आया था, तेलंगाना एनकाउंटर के जांच में जो कमेटी बनी थी उस कमेटी का क्या नाम है? जस्टिस सिरपुरकर आयोग। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जो रिटायर्ड जस्टिस थे, उनके नेतृत्व में कमीशन बना था जस्टिस सिरपुरकर आयोग। तो जस्टिस सिरपुरकर आयोग ने इसमें अपना वर्डिक्ट दिया कि जो पुलिस वाले इस एनकाउंटर में शामिल थे उन पर मर्डर का चार्ज चलाया जाए, अब मर्डर का चार्ज चला करके इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि गलत किए थे। लेकिन तेलंगाना की आम जनता से पूछिए कि क्या पुलिस ने गलती किया, वो लोग कहेंगे नहीं ठीक किया पुलिस ने। जनता ने तो एनकाउंटर के बाद जुलूस निकाला था पुलिस कर्मियों के लिए, माला पहनाए गए थे पुलिस कर्मियों को, ढोल नगाड़े बजाए गए थे पुलिस कर्मियों के नाम पे, पुलिस को सिंघम बताया गया, है ना, जो मूवीज में चलते आते हैं सिंघम, रौडी, ये सब लोग, तो ये बताया गया कि पुलिस तो हमारी सिंघम है। लेकिन जुडिशरी ने क्या कर दिया? उसको मर्डर कह दिया, क्योंकि लॉ के मुताबिक काम नहीं हुआ था। अगर वही दंड न्यायपालिका देती उनको फांसी का सजा, जैसे कि निर्भया कांड में हुआ, फांसी का सजा हुआ, लेकिन निर्भया कांड 2012 में हुआ और अपराधियों को फांसी होते होते 2021 आ गया, कोरोना के काल में उनको फांसी हुई, और निर्भया की मां को कोर्ट के चक्करे लगानी पड़ती थी। तो बड़ा दिक्कत था कि भाई ये मतलब दोषी कौन था, अपराधी कौन था? क्या निर्भया की मां ही अपराधी थी क्या, कि उनको इतना कष्ट झेलना पड़ गया? आज 2019 में तेलंगाना का घटना घटा था, आ घटना घटने के एक सप्ताह के अंदर में अपराधियों को मार दिया गया। तो जनता तो यह सोच रही थी कि निर्भया कांड 2012 में हुआ, उनके अपराधियों को आज तक दंड नहीं मिला, तेलंगाना कांड का दंड तुरंत मिल गया। तो इस वजह से आम जनता ने एग्जीक्यूटिव एक्शन को एक्सेप्ट किया और उसको प्रोपोगेट किया, उसको प्रचारित किया, कहा कि ठीक है। तो लोकहित में तो यह भी ठीक है ना, फिर लोकहित में तो एनकाउंटर भी ठीक है, क्योंकि अगर पुलिस अपराधी का एनकाउंटर कर रही है तो अगर केवल लोकहित के मुताबिक से सोचे, संविधान को पीछे छोड़ दे, कानून को, व्यवस्था को पीछे छोड़ दे, तब तो यह भी ठीक लगेगा आपको कि यह भी ठीक है। लेकिन यह हो क्यों रहा है? एक तरफ सरकार अपना काम सही समय पर नहीं कर पाई, इसके वजह से न्यायपालिका ने सक्रियता दिखलाई और सरकार के कार्यों में जाकर के सरकार का काम करने लगी। ठीक उसी प्रकार से न्यायपालिका ने न्याय देने में विलंब किया, लोगों को सही समय पर न्याय नहीं मिल पाया, तो न्याय नहीं मिल पाने के वजह से आम जनता के मन में असंतुष्टि का भाव पैदा हुआ, और वही असंतुष्टि के भाव को संतुष्ट करने के लिए पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। आम जनता संतुष्ट हुई और आम जनता ने पुलिस को अपना हीरो बना दिया। पुलिस को भी कॉन्फिडेंस आया कि रिवॉल्वर सिंगार का चीज थोड़ी है, चलाने की चीज है, चला दिया। ट्रेनिंग तो मिली ही है कैसे चलाना है, किसको मारना है, नहीं मारना है, तो कर दिया उपयोग। तो आम जनता का तो विश्वास जीत लिया, लेकिन न्यायपालिका और कानून और संविधान का विश्वास नहीं जीता। तो देश
राज्य अथवा राष्ट्र केवल आम जनमानस के भावनाओं से नहीं चलता है, यह संविधान और उसकी मान्यताओं से चलता है। और खास करके भारत जैसा देश, इतना विविधता है, तो इस डाइवर्सिफाइड स्टेट को किसी का पावर नहीं चाहिए, किसी को एब्सोल्यूट पावर नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ना तो पुलिस को दे सकते हैं कार्यपालिका को, और ना ही न्यायपालिका को दे सकते हैं। तो इन दोनों ही लोगों को दोनों के काम में हस्तक्षेप करने से अच्छा है कि दोनों लोग अपना अपना काम ठीक टाइम पे करें। सरकार कार्यपालिका के दायित्वों का निर्वहन ठीक समय पे करे, न्यायपालिका न्यायपालिका के दायित्वों का निर्वहन ठीक समय पे करे। जब दोनों अपने अपने कार्यों का निर्वहन ठीक समय पे करेंगे तो ना कार्यपालिका को सक्रियता दिखलाने का मौका मिलेगा, ना न्यायपालिका को सक्रियता दिखलाने का मौका मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। तो एक दूसरे पर चेक लगाने से अच्छा है कि स्वयं पर चेक लगा दें। यह सॉल्यूशन है कि आप कोर्ट सरकार के जो पीछे पड़ी हुई है, कोर्ट खुद के पीछे पड़े। कोर्ट सभी लंबित मामलों की जल्द से जल्द सुनवाई करे। अगर देश के एक आतंकवादी के फैसले को लेकर के देश का सर्वोच्च न्यायालय मध्य रात्रि में खुल सकता है, तो देश के आम नागरिकों के फैसलों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट रात में क्यों नहीं चल सकता? चलाइए रात में, आप दीजिए जल्दी फैसला, जजेस की संख्या बढ़वाइए, सरकार को कहिए कि सरकार नंबर बढ़ाए, और आप जस्टिस करिए। और ये आप मॉनिटर करिए, हाई कोर्ट में भी मॉनिटर करिए, आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी। जब सब चीज का विस्तार हो रहा है तो देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो हाई कोर्ट की संख्या 25 क्यों? बढ़ाइए, एक्सटेंड कीजिए, सबको दीजिए हाई कोर्ट, सबके मामले अपने अपने हाई कोर्ट में सुने जाएं और सब लोग त्वरित न्याय करें। पुलिस की जिम्मेवारी यह हो कि पुलिस जांच तेजी से करे, चार्जशीट जल्दी से कोर्ट में पहुंचाए। जब त्वरित न्याय होने लगेगा ना, जब कोर्ट ही फांसी की सजा सुनाने लगे या कोर्ट उम्र कैद दे दे, तो फिर कभी भी भारत की आम जनता किसी के एनकाउंटर का सपोर्ट नहीं करेगी। भारत की आम जनता रक्त पिपासु नहीं है, लेकिन अगर भारत की आम जनता एनकाउंटर का सपोर्ट कर रही है तो इसमें भारत की आम जनता की गलती नहीं है, यह गलती भारत की कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों की है, क्योंकि दोनों ने ही आम जनता का विश्वास नहीं जीता। और आम जनता का विश्वास आप तभी जीत सकते हैं जब आप जो अपराधी हैं, जो क्रिमिनल हैं, जो क्राइम कर रहे हैं, उनको आप टाइम पे गिरफ्तार करें, कोर्ट उनको टाइम पर सजा दे दे, तो आम जनता का पुलिस पर भी विश्वास बढ़ेगा और कोर्ट पर भी विश्वास बढ़ेगा। और कभी भी कार्यपालिका के द्वारा किए गए सक्रियता को आम जनता स्वीकार नहीं करेगी, ना कार्यपालिका के सक्रियता को स्वीकार करेगी और ना ही न्यायपालिका को सक्रियता दिखाने का मौका मिलेगा, क्योंकि यही सक्रियता करते करते ही अतिक्रमण का मौका आ जाता है। और सबसे बड़ा जो बात है वो है आपका पृथक्करण का सिद्धांत। तो पृथक्करण का सिद्धांत जो है, सेपरेशन का थियरी, तो सेपरेशन का थियरी तो बेसिक स्ट्रक्चर है, कोर्ट ने खुद ही माना है कि संविधान के मूल संरचना है। तो जब माननीय न्यायालय पृथक्करण के सिद्धांत को मूल संरचना मान रहा है, तो फिर न्यायालय को क्यों आवश्यकता पड़ रही है कि सक्रियता दिखला रहा है, अतिक्रमण कर रहा है? नहीं करना चाहिए ना। न्यायपालिका की तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। हाँ, लेकिन न्यायपालिका अपना काम करे और उसमें इंटरफेयर ना करे, इसके लिए जरूरी है कि सरकार भी अपनी जिम्मेवारी को समझे, सरकार मौका ना दे, और न्यायपालिका अपना काम भी करे ठीक से, कि वो लंबित मामलों को जल्द से जल्द सुनवाई करके जो दंड है वो दंड दे करके मामले को निपटा दे। एक ही मामला बरसों तक खिंचता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 22 साल तक आप एक मामला खिंच जाता है, तो ऐसे में असंतुष्टि का भाव तो उत्पन्न होगा।
तो आप इस असंतुष्टि का भाव ही पैदा मत होने दीजिए, इस तरह का माहौल क्रिएट कीजिए। तो ये असंतुष्टि का भाव तभी क्रिएट नहीं होगा जब न्यायपालिका अपना काम ठीक से करे, समीक्षा का काम, और साथ ही अपने दंड देने का काम। कार्यपालिका अपने ऑर्डर्स देते वक्त अपने संविधान को ध्यान में रखे, और विधायिका कानून बनाते वक्त संविधान का ध्यान रखे और उसके हिसाब से कार्य करे, और अपने टाइम पे काम करे। टाइम पे काम करेंगे तो किसी को किसी के मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। समझ रहे? तो ये अपने आप में जो है सो गंभीर बात है। ठीक है, तो न्यायिक सक्रियता, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक अतिक्रमण, और इसके साथ कार्यपालिका की सक्रियता, ये सब इसलिए होते हैं क्योंकि जो संविधान में स्थापित जो संस्थाएं हैं ये अपने अपने जिम्मेवारियों को ठीक से पूरा नहीं कर पाते हैं। यदि ये अपने अपने जिम्मेवारियों को ठीक से पूरा करे तो इनको किसी को भी किसी के दूसरे के मैटर में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता महसूस नहीं होगी। क्लियर है? तो इसको ध्यान रखिएगा। किसमें? आदेश देना सक्रियता है और स्वयं काम करने लगना अतिक्रमण है। जब तक न्यायपालिका कार्यपालिका को आदेश दे रही है कि आप ये काम करो, आप ऐसे काम करो, यानी कि एडवाइस के तौर पे काम करिए, तो वो सक्रियता है कि वो बता रही है कि आप ये करिए, ऐसे करिए। लेकिन जब स्वयं खुद ही करने लग जाए, खुद ही करने लग जाए, अब ये लोढ़ा समिति का केवल आदेश नहीं दिया, बना दिया, स्वयं स्वयं ही बना दिया कि हम ही बना देते हैं, तुम नहीं बना रहे हम ही बना देते हैं, तो ये आपका बेसिकली क्या है? ये है। ठीक है, अब जैसे अभी ही कोर्ट ने जो एसबीआई के साथ किया, क्या था? सक्रियता है। बाद में यही सक्रियता अतिक्रमण बन गया कि आप करके दो हमको, जबकि ये काम एग्जीक्यूटिव का है। एग्जीक्यूटिव कहता है कि आप करके दीजिए, लेकिन अब वही बात है कि एग्जीक्यूटिव कह नहीं रहा है और वो कर नहीं रहे हैं ठीक से टाइम पर। तो न्यायपालिका ने कहा कि भाई अगर ये होगा ही, आज चुनाव के बाद होगा, तो फिर इसका क्या मतलब है? चुनाव से पहले ये चीजें होनी चाहिए। तो लेकिन वही बात है कि देखने में तो लग रहा है कि ठीक है, लेकिन दिक्कत इस बात का है कि अगर यही परंपरा विकसित हो गया तो क्या होगा? हम्म हम्म हाँ बिल्कुल, कोर्ट मांग रहा है कि भाई हमको डाटा दिखाइए, बताइए, तो बिल्कुल एक्टिविज्म है इसमें। और कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस उस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे हम लोग से डेवलप्ड डेमोक्रेसी है जहां के यहाँ वोटिंग प्रतिशत बहुत कम है हम लोग से। हम लोग के यहाँ ऐसा नहीं कि बहुत कम चला गया, अभी भी 46, 50%, 52%, 60%, बहुत जगह पे 70% तक वोट तो अभी भी हो ही रहे हैं। कुछ कुछ जगहों पर अगर 50% से कम वोट हो गया तो अभी इतना जल्दी, इतना उतावलेपन दिखलाने की आवश्यकता ना तो न्याय व्यवस्था को है और ना सिस्टम को होना चाहिए। क्योंकि ठीक है, वोटिंग प्रतिशत कम हो रहा है तो हम ये जानने की कोशिश करें कि जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता क्यों असंतुष्ट है। असंतुष्ट है तभी नहीं आ रही है, या तो जनता आपकी असंतुष्ट है या तो बहुत ज्यादा संतुष्ट है। जनता वोटिंग बूथ पर नहीं जा रही है, इसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो वो बहुत ज्यादा असंतुष्ट है, उसको लगता है यार कोई जीते कोई हारे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, हमारे लिए कोई अच्छा नहीं कर रहा है, तो नहीं जाएगी देने वोट। और एक संतुष्ट है कि यार हमारे पास नौकरी है, हमारे पास अमीरी है, हमारे पास कार है, हमारे पास गाड़ी है, हमारे अच्छा हेल्थ सर्विस है, हम क्यों जाए वोट देने, हो गया, आप सैचुरेटेड है, संतृप्त है, क्यों जाए। तो दो में से कोई एक भाव हो सकता है। तो संतुष्टि का भाव तो दिखता नहीं है, क्योंकि ऐसा माहौल है नहीं देश में कि लोग संतुष्ट हो। माहौल तो असंतुष्टि का ही है, लोगों की महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में कोई अलग रास्ता अख्तियार करने या कंपलसरी वोटिंग सिस्टम का भी बात चल रहा है कि हम अनिवार्य मत पद्धति लेकर के आए, यह सब लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अपने सिस्टम को ठीक करने की आवश्यकता है, अपने लोगों को, अपने प्रतिनिधियों को ठीक करने की आवश्यकता है, क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। आप काम करेंगे, लोग वोट देने आएंगे ही आएंगे।
लेकिन आप काम ही नहीं करेंगे तो लोग असंतुष्ट हैं। लोग को पता है कि ई जीते चाहे ऊ जीते, करेगा वो है काम वहां, सब जाके दिल्ली में बैठ जाएगा 5 साल। तो लोग सोचते हैं कि तो हम क्या अलग गर्मी में निकल के वोट देने जाओ, है ना। कितने गांव ने तो गांव का गांव बहिष्कार कर दिया वोट देने से, कि भाई हम नहीं जाएंगे। डीएम साहब मनाने तक गए कि चलो वोट कर दो, नहीं गए। हाँ, डीएम साहब बोले कि तो डीएम तेज ना होता है, तो कहा कि एक काम करो, तुम लोग को नहीं देना है ना, तो तुम लोग सब चलो नोटा पर दबा देना। तो ओकरो में वो तेज था, पॉलिटी पढ़ ले था बढ़िया मास्टर से, वो कहा कि नहीं नहीं डीएम साहब आप जाइए। बोले क्या है? बोले कि नोटा पर भी दबाए चाहे कहीं दबा दे, आपका तो टारगेट पूरा ना हो जाएगा। आप पहले आईबे किए हैं कि अपना टारगेट होता कि आपका क्लास ना हो, हम तो चाहते हैं आपका भी क्लास लगे। तो अगर हम जा करके नोटा पर दबा देंगे तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा कि हमने वोटिंग करा दिया, आप प्रशस्ति के पात्र बन जाएंगे, आपकी प्रशंसा होगी कि देखिए लोगों ने विरोध किया, डीएम साहब जाकर के करा दिए। तो हम लोग सब बुझते हैं, हम लोग डलवे नहीं करेंगे वोट, ना हम लोग नोटा पर डालेंगे ना हम लोग कहीं डालेंगे, आप जाइए घरे। डीएम साहब को भी वापस आना पड़ा, लोगों ने नहीं किया वोट। तो ये इसका निदान कंपलसरी वोटिंग सिस्टम नहीं है, इसका निदान है लोगों की महत्वाकांक्षा की प्रतिपूर्ति, कि लोगों की इच्छाओं को पूरा कीजिए। अगर आप जीत के आ रहे हैं तो नहीं करिएगा तो लोग ऐसे ही छोड़ देंगे फिर। तो इस पे डाटा मंगाना, इस पे आदेश जारी करना, इसके लिए कानून के बारे में सोचना, ये सब ठीक नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर एक तरफ आपका राइट टू, जो आपका फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर बोलना आपका आजादी है तो नहीं बोलना भी आपका आजादी है ना। अब वोट देना हमारा एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन देना अगर हमारा राइट है तो नहीं देना भी हमारा राइट है, हमसे जबरदस्ती को नहीं ले सकता है। तो जबरदस्ती करने से अच्छा है कि आप समझने का प्रयास करें कि व्यवस्था से लोग असंतुष्ट क्यों हैं, क्या कारण है असंतुष्टि का, यह समझा जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्लियर है? तो यहां पर इस तरह की स्थिति है, ठीक है, और ये चीजें चल रही हैं। हाँ, अब इस पे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, है ना। थोड़ा समय हो गया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स एक पूरा चैप्टर ही है ना, और उसको मैं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स क्या है, कैसे है, और इसका कंसेप्ट क्या था नहीं था। हाँ, पहले भी ले रहा था, आज भी ले रहा है, पता चल रहा है, पता चल रहा है। हाँ, लेकिन बात करेंगे कि आखिर इसमें झोल क्या है। झोल तो है इसमें, ऐसा तो नहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है। हाँ, अभी भी ले रहा था, लेकिन अभी सब डेटा है, पहले डाटा नहीं था। तो फिर क्या दिक्कत होगी, यही है ना, कि फिर क्या दिक्कत होगी, उस दिक्कत पे बात करेंगे कि पहले क्या दिक्कत होगी, क्या समस्या होगी। कल क्वेश्चन दिया गया था शायद आप लोगों को, कल को क्वेश्चन नहीं दिया गया था।